जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 6 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एज़ यूजुअल पहले हम क्विज़ कंडक्ट करवाएंगे, लाइव क्विज़ होगा हमारा। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस हमने लेक्चर में कंसेप्ट पढ़े थे उनके, और नेक्स्ट फिर फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे आपके साथ। सबसे पहले लाइव क्विज़ के लिए आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए और क्विज़ के लिए तैयार हो जाइए। जी, कल जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसकी बेस पे आज क्विज होने जा रहा है। तैयार हैं जी? स्टार्ट करें, चलिए। जी, सिस्टम आपको सारा पता ही है। स्टार्ट करते हैं। सीएलएन लिख लीजिएगा नाम में अपना। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये रहा। ये अलाइनमेंट हमारी लेफ्ट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं ताकि हमें पता हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इनमें से कौन सी चीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है? कौन सी चीज है जी जो हिस्सा नहीं है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। शाबाश, करेक्ट। तकरीबन सबने ठीक जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। फ्रेमवर्क की दो टाइप्स पढ़ी थी हमने, टोटल 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी हमने टोटल। एक टाइप थी जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। Which of the following is true about a fair presentation framework? It allows no deviation from the set standard. वो तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की निशानी है। ये अलाउ करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है ना, इसमें डेविएशन भी हो सकती है रिक्वायरमेंट्स में, और एडिशनल डिस्क्लोजर भी अगर जरूरी हो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए तो फ्रेमवर्क में दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि अगर क्लाइंट ने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को यूज किया है तो हम ये तो देख ही सके कि उन्होंने अकाउंटिंग रूल्स वगैरह की कंप्लायंस की है, उसके मुताबिक ये भी देख सके कि अगर कोई मजीद चीज भी जरूरी थी वो भी इंक्लूड की गई हो। Question 4. IFRS is an example of। IFRS किसकी एग्जाम्पल है? स्पेशल पर्पस, कंप्लायंस, फेयर रिप्रेजेंटेशन या टैक्स बेस्ड? फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन 5। मैनेजमेंट और 2-4 गवर्नेंस में डिफरेंस हमने पढ़ा था। तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 2-4 गवर्नेंस। और डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मैनेजमेंट। 2-4 गवर्नेंस में कौन लोग शामिल हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी। और मैनेजमेंट में कौन लोग शामिल है? CFO वगैरह। शाबाश।
What should an auditor do if applicable financial reporting framework is not acceptable? क्या करना चाहिए? हाँ, डिक्लाइन एंगेजमेंट, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। डिक्लाइन कह लें या रिफ्यूज़ कह लें, एक ही बात है, इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। डिक्लाइन की बजाय अगर रिफ्यूज़ कर लें, अल्फाज फ़र्क हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। एक्सेप्ट लिखेंगे तो फिर कंसेप्ट गलत हो जाए, फिर अल्फाज भी चेंज है, कंसेप्ट भी चेंज है। लेकिन अगर डिक्लाइन की बजाय रिफ्यूज़ लिखेंगे तो अल्फाज चेंज है, कंसेप्ट सेम है, वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट इज करेक्ट? बताइए क्या मैनेजमेंट के बारे में करेक्ट है? डे टू डे ऑपरेशंस, यस। Which factor does not influence the choice of an applicable financial reporting framework? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्राइटेरिया था ना, पढ़ा था हमने, ठीक है, उसमें 4 चीजें पढ़ी थी हमने। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ एंटिटी और लीगल रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है? ए, एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, करेक्ट। जी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अलाउज मैनेजमेंट टू डिपार्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स इफ नेसेसरी टू प्रेजेंट फेयरली। ट्रू, शाबाश, गुड। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Those charged with governance are typically responsible for the daily operations of the business. True or false? False, वो तो strategic direction देख रहे होते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है तो हमने एज ऑडिटर रिपोर्ट में बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं। पूछ क्या रहा है कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू के बजाय ये लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली, ये दोनों सेम मीनिंग है इन दोनों के, ठीक है। वो कुछ कंट्रीज में ट्रू एंड फेयर व्यू चलता है, कुछ कंट्रीज में प्रेजेंटेड फेयरली चलता है। कहते हैं दोनों इक्विवेलेंट टर्म है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी, फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन किसकी है? हाईबी क्लास में तो नहीं है? हाईबी क्लास में है, हाँ जी, ठीक है, शाबाश। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन भी हाइब्रिड में ही है, नहीं इधर है। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन किन की है? हाँ, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6। टेंथ पोजीशन, टेंथ पोजीशन गालिबन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए ये था हमारा क्विज। अब चलते हैं हम असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। भाई बात सुनिएगा, ये हमारे
3 चेंजेस कल के क्विज में करनी है। नंबर 1 अलाइनमेंट हमारी होगी लेफ्ट साइड पे। नंबर 2 टॉप पे जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है ना जॉइन क्विज वाली, वो ओमिट करनी है। और नंबर 3 ऑप्शंस को रैंडमाइज करना है, रैंडम करना है, रैंडम ऑर्डर में। वो ज़्यादातर करेक्ट ऑप्शन ना बी और सी आ रही होती हैं, ठीक है, तो हमने उसको रैंडम करना है। ए और डी को भी करना है। बार बच्चे तुक्का भी लगा लेते हैं ना। जी जी, फ्लो ऊपर करवा दिया, एसी का फ्लो ऊपर करवा दिया हवा का, बंद कर दें। नहीं ये फ्लो ऊपर करवा दें, है सेटिंग मेरे पास, हाँ ऊपर करवा दीजिए। चलिए जी, प्रीवियस होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किए? शाबाश, हाथ उठाइए, बेहतरीन। चलिए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन, व्हाट पार्ट्स ऑफ अ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट आर कवर्ड बाय एन ऑडिट रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या है? कौन सी चीज कंप्रीहेंसिव है, ज्यादा बड़ी है? एनुअल रिपोर्ट। शाबाश। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती है 5 सेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, ऐसा ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जितनी भी चीजें होंगी उन्हें हम कम, जैसे कोई डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, कोई और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है, या कुछ भी और है, उन सबको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? एनुअल रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें हो गई, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा दूसरी चीजें, वो क्या, वो अदर इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। शाबाश। तो हम एज ऑडिटर किस चीज के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज को चेक करने के रिस्पॉन्सिबल है कि वो ठीक है कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स के नाम भी लिख देने हैं। कितने एलिमेंट्स है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स। डन? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कोई क्वेश्चन? शाबाश। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम? रूम नंबर 4 में किसी स्टूडेंट से पूछिए, ये मेल साइड पे भाई से पूछेंगे। हाँ ये ग्रीन कपड़ा, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम? शाबाश। रूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली का एक ही मतलब होता है। कह रहे कंसेप्ट डिस्कस कीजिए इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने क्या करना है इसमें? ट्रू एंड फेयर व्यू को डिफाइन करना है। क्या हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? बिल्कुल। क्या पढ़ा था हमने? ट्रू का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम एरर, और फेयर मींस फ्री फ्रॉम बायस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं की थी हमने, इसके बाद मजीद कुछ आगे डिस्कशन की थी। वो क्या चीज थी मजीद कंसेप्ट? हाँ जी, ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव करने में बहुत से एरियाज में, बहुत सी जगहों पे हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है। मैनेजमेंट को भी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए, और ऑडिटर को भी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए। डन जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। क्वेश्चन 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में डिफरेंशिएट करना। अच्छा यहाँ पे सुन लीजिए, डिफरेंशिएट करने से आपके जहन में या बाज़ औक़ात वर्ड जो होता है कंपेयर करें, कंपेयर करने से आपके जहन में ये आता होगा कि शायद हमने पेज के दरमियान में कोई लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे फेयर प्रेजेंटेशन आएगा, राइट साइड पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क आएगा, कुछ पॉइंट्स होंगे, हमने यस नो करते जाना है। ऐसा होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आपकी बुक में कंसेप्ट किस तरीके से प्रेजेंटेड है। अगर तो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं ना, दोनों चीजें, बाज़ औक़ात कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया है, कुछ कंसेप्ट्स को कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया। जो
जो आपको कंसेप्ट्स कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किए गए हो ना, एग्जाम में पूछे आपने उनको भी कंपैरिजन में ही लिखना है, यानी दरमियान टेबल फॉर्म में, दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट राइट। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का फर्क पूछेगा एक जगह पे जाके, वो आपने इसी तरह टेबल फॉर्म में करना है, लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल ऑडिट, राइट साइड पे इंटरनल ऑडिट। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है कि कुछ कंसेप्ट, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उनमें फ़र्क पूछ लेता है। जैसे एक जगह पे क्वेश्चन पूछेगा मटीरियलिटी में और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट में डिफरेंस बताइए क्या है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में डिफरेंस बताइए क्या है। तो ये कंसेप्ट्स हमने कोई कंपैरेटिव फॉर्म में तो नहीं पढ़े हुए ना, टेबल फॉर्म में नहीं, तो आप इनको कैसे लिखेंगे? इनको सिंपल रेगुलर स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे। जैसे कोई एक डेफिनेशन लिखते हैं, पहले फेयर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन और फिर उसके बाद कंप्लायंस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई? ये दरमियान में लाइन लगा के प्रेजेंट करना जरूरी तो नहीं है। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, फेयर प्रेजेंटेशन की सिर्फ डेफिनेशन दे देंगे या कि उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे? आपको पता है हर कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल तो उसका लाजमी हिस्सा होती है। ओके, एग्जाम्पल भी ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल याद है ना आपको? अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे या कि ड्राफ्टिंग भी इंक्लूड करेंगे? ड्राफ्टिंग का मतलब पता है ना, रिपोर्ट में जो स्टैंडर्ड वर्डिंग यूज की जाती है उस स्टैंडर्ड वर्डिंग को रिप्रोड्यूस करने को कहते हैं हम ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो क्या ड्राफ्टिंग लिखेंगे? ड्राफ्टिंग याद है आपको? हाँ जी। तो बताइए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हमारा ओपिनियन क्या होता है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद IFR। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद IFR। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम क्या लिखते हैं? हम ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड नहीं यूज करते। क्या लिखते हैं? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। सिर्फ ये लिखेंगे IFRS या जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी फ्रेमवर्क है। ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली के अल्फाज रिपोर्ट में नहीं आएंगे। भी फर्क समझ रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट, बस ये 3 क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन भी हमारे डिस्कस हो गए। अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है मजीद, आपने घर जाके पढ़ा हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। IFRS के अलावा कोई एग्जाम्पल फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के? IFRS के अलावा एग्जाम्पल्स है, एक होते हैं IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। आप जो IFRS पढ़ते हैं ना, ये है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। ठीक है, IFRS का एक वर्जन है स्मॉल एंटिटीज के लिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए। वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया गया। उसको शायद आपने कभी सुना IFRS फॉर SMEs, ये भी नहीं सुना अगर फर्ज करें। एक और होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ठीक है, ये IFRS से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये भी हमारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को अचीव करता है। ठीक है जी, को मतलब 20 डायरेक्टर में से 3 या 4 को अपॉइंट करते हैं डेली, ऑपरेशनल के लिए नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सारे के सारे ही 2 साबिक गवर्नेंस होंगे। ऑडिट कमेटी को जो हाँ जी, 3 से 4 डायरेक्टर्स वो डेली के लिए होते हैं, वो डेली ऑपरेशनल नहीं बल्कि सुपरविजन करते हैं। हाँ, वो सुपरविजन ही करेंगे। वो जो 2 साबिक गवर्नेंस वो अपने चंद एक डायरेक्टर्स को मिला के कोई कमेटी वगैरह बना देते हैं ना, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जैसे ऑडिट कमेटी हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ऑडिट कमेटी में भी बहरहाल लोग तो होते हैं, डायरेक्टर्स ही हैं, सिर्फ उनको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, क्योंकि हर डायरेक्टर की एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती। किसी की हो सकता है स्पेशलाइजेशन किसी और टास्क में हो, किसी की किसी और टास्क में हो। तो वो उन्हें इस तरह का जब कोई टास्क सामने आता है तो उनकी स्किल के लिहाज से एलोकेट कर दिया जाता है। तो अब वो जो डायरेक्टर है उन्होंने उनकी सुपरविजन करेंगे, वो सुपरविजन ही हाँ करेंगे, यानी उनके नीचे कुछ साथ में लोग अटैच करवाए जाएंगे मैनेजमेंट के, जिनसे वो काम करवाएंगे। ठीक है, लेकिन वो एक अलग से सब कमेटी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं ऑडिट कमेटी, या इसी तरह कुछ और कमेटी। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई और होता तो हम किसी डिफरेंट और कमेटीज की बात कर रहे होते, लेकिन चूंकि ऑडिट है सब्जेक्ट, तो इसमें जो कमेटी बनेगी हाँ वो हमारे ज़ाहिर ऑडिट रिलेटेड मैटर्स के लिए उसी को डिस्कस करना है, बाकी कमेटीज को डिस्कस नहीं करना। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनेंगे और जो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनेंगे, दोनों को ऑडिट करना जरूरी है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनेगी और जो टैक्स के मुताबिक बनेगी, क्या दोनों को ऑडिट करना ज़रूरी है? ये डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पे कि क्या दोनों का ऑडिट करना ज़रूरी है या कि एक का ऑडिट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये अमूमी तौर पे दोनों का ऑडिट करवा लिया जाता है, ठीक है, ताकि रिलायंस क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही कंपनी ने एक दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की और वो प्रिपेयर की आईएफआरएस की बेस पे, और वही कंपनी उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा प्रिपेयर करे और वो प्रिपेयर करे टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क के ऊपर? यानी एक कंपनी, वही कंपनी वही साल, वही कंपनी वही साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो दफा प्रिपेयर की, एक दफा आईएफआरएस के मुताबिक और एक दफा टैक्स बेसिस रूल के मुताबिक। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। ये कब होता है? जब हमने आईएफआरएस के मुताबिक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है ना स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कंपनी फैसला करे या लीगल रिक्वायरमेंट हो कि टैक्स वालों को, एफबीआर को भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है वो भी ऑडिटेड होगी, तो उनका भी ऑडिट किया जा सकता है, ठीक है। अब मेरा इससे भी अगला सवाल, क्या दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ही फर्म ऑडिट कर सकती है? एक ही ऑडिटर ऑडिट कर सकता है दोनों फाइनेंशियल? एक दफा पहले आईएफआरएस को ऑडिट किया और फिर उसके बाद टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क की वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अगर पॉसिबल है तो फिर मजीद सवाल का जवाब दीजिए, क्या दोनों की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग इशू होगी या इकट्ठी होगी? अलग अलग होगी। ये चीज ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं कोई नहीं जी। जैसे कि आपने कहा कि एक ही साल में टैक्स बेस के साथ भी और आईएफआरएस के साथ भी सर्वे करते हैं, तो सर वहाँ पे तो फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क और दोनों भी यूज होंगे? हाँ दोनों यूज होंगे, जाहिर है। इस केस में आईएफआरएस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज किया जाएगा और टैक्स वाली के लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क। बिल्कुल। तो चूंकि सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट है तो दोनों का फ्रेमवर्क भी डिफरेंट ही होगा, ठीक। और कोई क्वेश्चन? जी। हाँ प्रैक्टिकली क्या होता है यहाँ पे, तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया ना कि अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने एज ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बच्चा मेरे पास आए और आके कहे सर मुझे ऑडिट के सब्जेक्ट की तैयारी करवा दीजिए, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है तैयारी करवा देता हूँ। और साथ ही उसने बताया सर मैं तैयारी कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है, आईसीआई की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे बताइए अब तैयारी वो उधर की कर रहा है, सिलेबस में उसे पाकिस्तान का तैयार करना चाह रहा है मेरे से, ठीक है। क्या मुझे ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? क्योंकि उसका पर्पस कुछ हो रहा है और उसने फ्रेमवर्क कुछ और सेलेक्ट किया हुआ है। पर्पस इंडिया का एग्जाम देना है, सिलेबस पाकिस्तान का सेलेक्ट कर लिया। क्या मुझे एज टीचर ये करना चाहिए भाई मुझे क्या, मेरे यूजर ने मुझे जो कहा है मैं तो वही काम कर लेता हूँ, मुझे उसने कहा है आईकैप के सिलेबस के मुताबिक, क्या मुझे पर्पस भी देखना चाहिए कि नहीं? और अगर मुझे लगे कि जो मेरा क्लाइंट है वो कोई गलत फैसला कर रहा है, क्या मुझे सिर्फ ये अपनी फीस रिसीव करके वो काम कर लेना चाहिए? अच्छा प्रोफेशन कभी भी ऐसा नहीं करता। पेशेंट आके डॉक्टर को जो मर्जी कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये मेडिसिन लिख दे, मुझे इसी से आराम आता है, मुझे ये मेडिसिन लिख दे, क्या डॉक्टर लिख देगा वो फीस लेके? नहीं, वो खुद इवैल्यूएट करेगा क्या इसके लिए मेडिसिन सूटेबल है कि नहीं। तो इसी तरह हमने भी, ये ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो भी फ्रेमवर्क लेके आ गया हमने कहा चलो ठीक है हम तो ऑडिट शुरू करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्या इसकी नीड्स के मुताबिक ये फ्रेमवर्क सही है कि नहीं, इसने सही चूज किया है कि नहीं किया। अगर नेचर पर्पस वगैरह के हिसाब से, लीगल रिक्वायरमेंट के लिहाज से फ्रेमवर्क सही उसने सेलेक्ट किया है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार ठीक है, फिर हम ऑडिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो यहाँ पे तो वन वर्ड आंसर आपको बता दिया, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर। प्रैक्टिकली हम एक स्टेप करते हैं इससे पहले, रिफ्यूज करने से हम मैनेजमेंट को एक ऑप्शन देते हैं, सर आप फ्रेमवर्क को चेंज कर लीजिए। अगर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को चेंज कर, गलत सिलेक्ट हो गया ना, गलती हो गई, अगर मैनेजमेंट उसको सही कर ले तो फिर हम
एक्सेप्ट कर लेंगे इंगेजमेंट, और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो फिर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर होगी ये बात? अच्छा चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। और आप इसी कंसेप्ट की तरह एक और कंसेप्ट है, अगर हमने ऑडिट करते हुए कुछ मिस स्टेटमेंट सामने आई, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो, बताइए हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं या कि मॉडिफाइड? मॉडिफाइड, शाबाश। अच्छा प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब मिस स्टेटमेंट सामने आती है ना, हम मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको करेक्ट कर लें। जैसे अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की तो ऐसा नहीं होगा कि फौरन मॉडिफाइड रिपोर्ट बना, ये ले भाई नहीं, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं और मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले। मैनेजमेंट या तो करेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेक्ट करती तो मॉडिफाइड ओपिनियन, चले वो तो निमट गया। अगर करेक्ट कर ले तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1, अब चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हो गई हैं, हमें अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तो हो गई है लेकिन चूंकि पहले गलत थी तो हमें ओपिनियन अनमोडिफाइड देना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि भैया पहले ये मिस स्टेटमेंट थी जो हमने करेक्ट करवाई। नंबर 3, हमें स्टिल मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना चाहिए। क्या करें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है फर्स्ट ऑप्शन? शाबाश। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सेकंड ऑप्शन? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है थर्ड ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखें, हम जो ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, वो उस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दे रहे हैं जो शेयर होल्डर के पास जा रहा है, ना कि उस सेट के ऊपर जो पहले मैनेजमेंट ने बनाया था और उसमें चेंजेस वक्त ना होती रहे। नहीं, किस सेट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं? शेयर होल्डर के पास जा रहा है। ठीक है, जो शेयर होल्डर के पास जा रहा है क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है? वो ठीक हो चुका है ना। तो याद रखिए, जब मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट करेक्ट कर ले तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। जैसे हम लोग हैं ना, हमसे डेली लाइफ में गुनाह हो जाते हैं कोई, तो अगर तौबा कर ले तो फिर क्या होता है? ऐसे जैसे कभी गुनाह थे ही नहीं, किए ही नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले तो वो क्या हो जाता है? ऐसे जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। तो हमने कौन सा ओपिनियन देना है? अनमोडी। और इस रिपोर्ट में पुरानी मिस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं करना। याद रखें, रिपोर्ट के अंदर सिर्फ उस मिस स्टेटमेंट का जिक्र आता है जो अनकरेक्टेड हो। करेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट होगी उसका जिक्र नहीं आएगा। क्लियर जी? इस तरह तो ये नहीं हो जाएगा कि उनको पता नहीं हो कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो ऐसे घपले कर रही है। उनको किस चीज से गर्ज है? शेयर होल्डर को किस चीज से गर्ज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे करना है। ठीक है जी? मुझे ये बताइए, अगर क्लास टेस्ट में फर्ज कीजिए कि आप फेल हो गए हैं, ICAP के एग्जाम में जाके पास हो गए हैं, आपके वालिदैन हमसे पूछ रहे हैं जी बच्चा आपके पास भेजा था, क्या रिजल्ट रहा? क्या उन्हें बताएं? जब सर वो पहले तो क्लास में तो फेल हो गए थे, ICAP में जाके पास हो गए, ये बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? पास हो गए हैं। उनको सिर्फ अल्टीमेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उस शेयर होल्डर को सिर्फ उनसे गर्ज है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के दौरान में जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स किए गए इम्प्लीमेंट, जिसे हम इंटरनल कंट्रोल का नाम भी देते हैं, शेयर होल्डर्स को उनसे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, उन्हें किस चीज से गर्ज होती है? आउटकम से। हमेशा जो आपका यूजर होता है ना, यूजर अल्टीमेट, उसे आउटकम से गर्ज होती है, उसे आपके प्रोसेस से, इनपुट से गर्ज। आपके वालिदैन को अगर आप फर्ज कीजिए लाहौर में किसी और शहर से पढ़ने आए हैं, इस चीज से कोई गर्ज नहीं किस कॉलेज में एडमिशन लिया, किस हॉस्टल में, लाइब्रेरी में बैठते हैं पढ़ते हैं, हॉस्टल में बैठ के पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है उसको कितने घंटे आप एलोकेट करते हैं, होम असाइनमेंट करते हैं नहीं करते हैं। क्या आपके जो अल्टीमेट यूजर्स हैं वालिदैन, उनको इस चीज से गर्ज है? नहीं है। गर्ज किस चीज से है? सिर्फ पेपर से। हाँ जी, पेपर पास है कि नहीं। ठीक है, तो वो यूजर्स अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी से कंसर्न होता है। सर जो रेक्टिफाई करते हैं इस तरह की गलतियों को, ये मटेरियल यूज करते हैं या इमटेरियल? कोई जो मिस स्टेटमेंट जो अगर हमारे सामने आ जाए, क्वेश्चन का ये है, कुछ होती है मटेरियल बड़ी बड़ी, कुछ होती हैं इमटेरियल छोटी छोटी। हम किन को करेक्ट करवाते हैं?
रिक्वायर्ड है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इमटेरियल मिसस्टेटमेंट करेक्ट कराना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली पता है हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हमारी कोशिश होती है इमटेरियल मिसस्टेटमेंट भी करेक्ट करवा। भाई आइडेंटिफाई तो हो ही गई हैं, हम मैनेजमेंट को कहते हैं सर आपने तो एक ही दफा अपडेट करना है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो क्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक मिसस्टेटमेंट क्या 10, एक बड़ी मिसस्टेटमेंट उसके साथ 4 छोटी छोटी हैं। एक्सेल में हम नॉर्मली रिकमेंड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं आपने उसको एक ही दफा पोस्ट करना है, 1 मिनट में एक होनी है, 3 मिनट में सारी हो जाएंगी, 3 मिनट में पोस्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड क्या है सिर्फ मटेरियल, लेकिन प्रैक्टिकली हम इमटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी करेक्ट करवाते हैं। ठीक है जी, इसकी एक और रीजन भी है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। आज हमने 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर। हमने चैप्टर 1 में 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए थे, याद है आपको? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपको ये बताया था किसी लेक्चर में कि जो अगले हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, 4, उसमें हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा ही है। और जब चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका होगा आपका, जब कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लीजिए आप ऑडिट के बड़े बड़े सारे कंसेप्ट्स कवर कर चुके होंगे। चैप्टर 1 से 4 आपको ऑडिट के हर मेजर कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा देगा, उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है, ताकि चैप्टर 4 जब आप कंप्लीट करें तो आपको अंदाजा हो जाए ये सब्जेक्ट कितना मुश्किल है, क्या मुझे ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम वापस 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में थे। इसमें एक एलिमेंट जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, वो कौन से वाला भला? 3 पार्टी रिलेशनशिप अभी तो नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा एलिमेंट जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है 3 पार्टीज रिलेशनशिप, कि किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट में या ऑडिट एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होती हैं। याद है वो 3 पार्टीज कौन कौन सी हैं? वो 3 पार्टीज हैं, एक यूजर्स, एक मैनेजमेंट और एक। अब चूंकि हम ऑडिट चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हमारा ऑडिट एंगेजमेंट शुरू होती है तो मैं स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर रहा हूँ। यूजर से मुराद यूं कह ले के ज्यादा सबसे बड़े लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं होते, ध्यान में रखिएगा, शेयर होल्डर, ऑडिटर और मैनेजमेंट। क्वेश्चन सिंपल है मेरा, क्या एक ऑडिट एंगेजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इनमें से किसी सिर्फ एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पार्टी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हर पार्टी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बड़ी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बड़ी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। और शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बड़ी? के रीजनेबल एश्योरेंस को अच्छे तरीके से समझना और ऑडिटर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिक्वायर ना करना। उनकी जिम्मेदारी यही है कि अपने कंसेप्ट सीधे रखें। उनकी शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है? कंसेप्ट सीधे रखें, ऑडिटर से एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिक्वायर ना करे, क्योंकि यही बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमें यूजर्स की तरफ से फेस करना पड़ती है कि जो हमारे यूजर्स हैं वो हम ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हालांकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन मसला यह है कि वो स्टैंडर्ड हम तो पढ़ते हैं ऑडिटर्स, वो शेयर होल्डर्स नहीं पढ़ते हैं, तो उनको फिर किसी और तरीके से बताना पड़ता है। आप में से कोई स्टूडेंट सजेशन दे सकता है कि जो कंसेप्ट स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है रीजनेबल एश्योरेंस वाला, वो हम तो पढ़ते हैं क्योंकि हमने प्रोफेशनल है, यूजर नहीं पढ़ता। यूजर्स को किस तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस के कंसेप्ट के बारे में? शाबाश, बेहतरीन। ऑडिट रिपोर्ट में लिख के और इंगेजमेंट लेटर में भी लिख के। इंगेजमेंट लेटर हमारे ऑडिट की पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ऑडिट रिपोर्ट हमारे ऑडिट की लास्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उन दोनों में लिख दें ताकि जो जो ये पढ़े उसे पता चल जाए कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं। बहरहाल तो बताना ये चाह रहा था कि हमारे ऑडिट में 3 पार्टीज है,
आज हमने इन तीनों पार्टीज के ऊपर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है, और कुछ भी नहीं करना। आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही कंसेप्ट, क्या कि ये तीनों पार्टी जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। क्या करना है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी यही है, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक? अपनी मर्जी से प्रिपेयर करनी है या कि फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर करनी है? फ्रेमवर्क के मुताबिक करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ क्या रहे हैं हम? एक ऑडिट के अंदर तीनों पार्टीज की एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है किसके मुताबिक? IFRS के मुताबिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, किसके मुताबिक करो? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी है, ज्यादातर पाकिस्तान में IFRS होता है इसलिए IFRS, ठीक है। अच्छा, फिर और इस जब फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है, इसके अप्लाई करने में आपने कंसिस्टेंट काउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी है और रीजनेबल एस्टिमेट्स अप्लाई करने हैं। हालांकि अगर आप देखें ना, तो जब हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क या IFRS के मुताबिक प्रिपेयर करो, तो उसमें ये वाली बात ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है कि भाई जब फाइनेंशियल में IFRS के मुताबिक प्रिपेयर करोगे तो जाहिर है काउंटिंग पॉलिसीज ठीक ठीक अप्लाई की गई होंगी, एस्टिमेट सारे रीजनेबल होंगे, अंडरस्टूड है। लेकिन खास तौर पे क्यों जिक्र किया, ये रीजन सुन ले। करने की जरूरत नहीं थी, खास तौर पे जिक्र इसलिए किया क्योंकि अक्सर जो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं वो काउंटिंग पॉलिसीज और काउंटिंग एस्टिमेट्स में होती हैं, ठीक है। ये तो हमने लिमिटेशन में भी पढ़ा था ना कि एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटीज वाले एरियाज डिफिकल्ट टू वेरीफाई होते हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसीज में खास तौर पे इसको कहते हैं, एक कहते हैं अर्निंग मैनेजमेंट, एक लफ्ज बोलते हैं हम अर्निंग मैनेजमेंट का। फ्रॉड करने का एक तरीका कार होता है अर्निंग मैनेजमेंट। अर्निंग मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या करती है? अर्निंग मतलब प्रॉफिट, कि अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर करते हैं। और सबसे ज्यादा जो टूल यूज करती हैं वो काउंटिंग पॉलिसीज को गलत यूज किया और काउंटिंग एस्टिमेट्स को गलत किया। प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, एस्टिमेट्स डाउन कर दिए, प्रॉफिट कम चाहिए, एस्टिमेट्स अप कर दिए। इस तरह काउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर दिया, ठीक है। कभी काउंटिंग पॉलिसीज को कर लिया कि जब अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो जब जैसे ही ऑर्डर आया उसी वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ये भी गलत है। और अगर रेवेन्यू कम करना है तो भाई जिस वक्त कैश रिसीव होगा ना तब रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू, जिस वक्त डिस्पैच हुआ तब नहीं करेंगे, ये भी गलत हो गया। हालांकि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाएं। IFRS 15 में पढ़ा ना ये कंसेप्ट। तो यानी आसान अल्फाज में बोले तो भैया जब उसको हम डिस्पैच करें चीजों को, तब सिर्फ ऑर्डर आ जाने से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही कैश रिसीव होने से रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। इसको लिख ले, रेवेन्यू ना सेल्स ऑर्डर आने पे रिकॉर्ड होगा, ना कैश रिसीव होने पे रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड होगा तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होने पर, ठीक है, सेटिस्फाई होने पे। और मतलब यानी क्या, जैसे गुड्स को डिलीवर कर दिया है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ गुड, तो डिलीवरी ऑफ गुड पे सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, ना कि ऑर्डर आने पे या कैश रिसीव होने पे। केस स्टडी के अंदर अक्सर कैश रिसीव होने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएगा, तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस इश्यू को आइडेंटिफाई करें कि कैश के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये इस तरह की वो गड़बड़ करता है काउंटिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट काउंटिंग पॉलिसीज में और काउंटिंग एस्टिमेट्स में, ठीक है जी। फिर इसके बाद चले, ये वाली चीजें तो मैनेजमेंट की हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये वाले 3 पॉइंट्स तो हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं बार बार, क्योंकि अभी शुरू है ना तो कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर करना जरूरी है। किताब में जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट यही होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ये नहीं होगा। आपको पता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा बुलेट फॉर्म में बनाते हैं ताकि कम मैटर जगह घेरे और पूरा कंसेप्ट आ जाए। किताब में सेंटेंस फॉर्म में होगा तो थोड़ा सा अल्फाज का फर्क होगा बुक में। आगे चलता है दूसरी चीज, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है या कि इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना भी है? इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट भी कर। अच्छा, मैं भूल गया
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और इंटरनल कंट्रोल में क्या फर्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका आउटकम है और इंटरनल कंट्रोल वो आपका प्रोसेस है जिससे गुजर के वो आउटकम क्रिएट होगा। ठीक है, आप किसी होटल में अफ्तारी के वक्त खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपके सामने जो वो हांडी ला के रखता है वो क्या है? वो आउटकम है। और वो जो किचन में बगैर हाथ धोए वो टमाटर छील रहा है वो क्या है? इंटरनल, वो प्रोसेस है, वो है इंटरनल कंट्रोल। आउटकम तभी अच्छा होगा जब इंटरनल कंट्रोल भी स्ट्रांग होगा। इंटरनल कंट्रोल गुड, आउटकम गुड। इंटरनल कंट्रोल बैड, आउटकम बैड। तो मुझे बताइए, हमें सिर्फ आउटकम से गर्ज होनी चाहिए? भैया है बड़ी मजे की बात, ठीक है, कि हमें इंटरनल कंट्रोल से भी गर्ज होनी चाहिए कि सफाई के तरीकों का ख्याल रखा गया क्या नहीं। और अमूमी तौर पे ऐसा होता है, अमूमी तौर पे, कि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे तो आउटकम भी अच्छा होगा। इसीलिए याद रखें, हमें मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स को भी थोड़ा बहुत देखना होता है। तो मैनेजमेंट की दूसरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, ऑपरेट करना है। अब ये तीन अल्फाज में फर्क सुन लें। डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना। ठीक है, डिजाइन करने का मतलब क्या? जैसे मैं डायरेक्टर हूं, फर्ज कीजिए मैं ये भाई हमारे पास हैं, फर्ज कीजिए कैशियर, तो मैं डिजाइन मैं सोच रहा हूं आज के बाद मैं पॉलिसी बनाता हूं, हमारी कंपनी में हर मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। ये मैं क्या भैया मोबाइल पर ऑफ करते हैं यार, लेक्चर डिस्टर्ब होता है, टेम्पो टूट जाता है प्यारे भाई। सारे बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर मोबाइल ऑन है साइलेंट कर लीजिए। देखा बला था ना, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, मैंने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। ये मैंने डिजाइन किया है, मतलब सोचा है, अभी डिजाइन किया कि ये बने। क्लियर? फिर मैंने नोटिफिकेशन इशू किया और इन भाईजान को कहा आज के बाद आपने ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो वो जो मैंने अपने जहन में डिजाइन किया था उसको क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया। और फिर जब हर मंथ एंड के ऊपर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कंट्रोल्स क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट, ये तीन अल्फाज यूज होते हैं। आपके लिए इनमें फर्क जानना जरूरी नहीं है, सिंपल इतना जहन में रखें कि इंटरनल कंट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन मैंने एहतियातन आपको एडिशनल कंसेप्ट बता दिया। वापिस आ जाए, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर फोकस करना है, डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर फोकस करना है? इंटरनल। क्या आपको पता चल गया? इंटरनल कंट्रोल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी चीज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्या ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही है 50 मिलियन की, ऑडिटर पूछेगा ना भैया इन्वेंट्री किधर पड़ी है, मुझे वो गोदाम बताओ ताकि मैं उधर जाके चेक कर सकूं। अगर बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे हुए हैं, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, ऑडिटर पूछेगा भाई मुझे लिस्ट ऑफ डेटर्स दो, क्योंकि बैलेंस शीट में तो टोटल आ रहे होते हैं ना, मुझे नाम बताओ, इनका पता बताओ, ताकि मैं इनको लेटर लिख के पूछ सकूं कि इनका भी लेन देन की अमाउंट उतनी है जितनी आपने रिकॉर्ड की हुई है, फर्क तो नहीं है। आपने कोई और अमाउंट वसूल करनी है, रिकॉर्ड की हुई है, उस बंदे ने जिसने पे करना है उसने कुछ और अमाउंट रिकॉर्ड की हो। क्या इसके लिए हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि मैनेजमेंट हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दे तो हम उसको खुद से बगैर मैनेजमेंट से कुछ पूछे वेरीफाई कर सकते हैं? बताएं, नहीं कर सकते। हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। उधर लिखा होगा बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए, भाई कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है, ये तो बैलेंस शीट के ऊपर अमूमी तौर पर नहीं लिखा होता, ब्रांच का एड्रेस तो नहीं लिखा होगा। तो हमें क्या मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कोई फिक्स एसेट खरीदा है, पूछना पड़ेगा भैया बताओ डायरेक्टर्स ने इसकी अप्रूवल दी थी कि नहीं दी थी। डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दी थी तो फिर वो हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाओ। तो तीसरी चीज जो अहम है हमारे लिए वो क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टाफ की एक्सेस देना। ठीक है, अच्छा देखिए, लेकिन स्टाफ की एक्सेस में ध्यान में रखिएगा 24 घंटे की एक्सेस हमें नहीं मिलेगी।
वो डेली 1-2 घंटे के लिए भी एलोकेट कर रहे हैं ना अपना स्टाफ, हमारे लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ये कहे कि जी जिस वक्त भी हम कहें ना आपका स्टाफ फौरी तौर पे अपना काम छोड़ के हमारे लिए अवेलेबल हो, ऐसा लाजमी नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा हो भी जाता है स्मॉल क्लाइंट्स में, ठीक है, स्टाफ बाज़ औक़ात अपना काम छोड़ के हमारा काम करना शुरू, लेकिन जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनमें क्लाइंट बाज़ का टेंशन ही कोई नहीं लेता, उसको जो मर्जी कहे, वो कहता है सर आपको 4 बजे रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, फिर चाहे 10 चक्कर लगा ले, क्लाइंट क्या कहेगा, सर 4 बजे बोला फ्री करके रिपोर्ट दूंगा, तो हो गए तो फ्री 4 बजे, तो इजी एक्सेस हमें प्रोवाइड, ठीक है जी। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 अजेंड में रखिएगा मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कौन सी 3? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये 3। डन जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा आगे सुनिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहां पे ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया यहां पे। अब ये एक छोटा सा मजीद कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ चीजें अंडरस्टूड है, जैसे लेकिन जोर देने के लिए ना ऐड कर दी जाती है। जैसे जब हमने कहा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी सही अप्लाई करनी है, एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। उसी तरह आप थोड़ा सा नोट कीजिए, जब हमने ये कह दिया ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो फिर उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि स्टाफ की एक्सेस देगी, क्योंकि स्टाफ की भी एक्सेस हमने लेनी है तो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लेनी है ना, वो इंफॉर्मेशन की ऑलरेडी उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन बाज़ का जोर देने के लिए कुछ एक आधी एग्जाम्पल साथ में हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, जब हमने ये कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डन जी, ओके। मुझे ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है? रिलेटेड पार्टीज का पढ़ा हुआ है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना होता है कि नहीं करता? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज कर, जब मैंने ये कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना भी उसी के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीजें ज्यादा अहम होती हैं, हम उन्हें अलग से भी डिस्कस कर देते हैं। तो ये अब आपको इस ओवरऑल उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता दी, अब आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया की एग्जांपल दे रहा है कि खास तौर पे ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। जैसे गोइंग कंसर्न के बारे में आपको पता है, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है कि एंटिटी गोइंग, बेहतरीन, काम आसान हो गया। जब हम ये कहते हैं मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक प्रिपेयर करनी है, तो उसमें गोइंग कंसर्न असेसमेंट इंक्लूडेड है, ऐसा ही है ना? क्या अलग से बताने की जरूरत है कि आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट भी करनी है? नहीं, वो जब हमने IFRS कह दिया ना, तो IFRS के अंदर ही एक स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, जो ये कहता है कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है। अलग से बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन चूंकि अहम है इस वजह से नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग से भी हम बता देते हैं क्या कि मैनेजमेंट की ये भी स्पेसिफिक, ये तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ना, ओवरऑल से मुराद जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, लेकिन कुछ एरिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना, जैसे गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना, ठीक है, जैसे कोई भी अगर दूसरे लोग फ्रॉड करें उनको प्रिवेंट डिटेक्ट करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ये छोटी छोटी एरिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना शायद आपने पढ़ा सुना हो, नहीं, लेकिन नहीं पढ़ा सुना होगा क्योंकि FR2 में पढ़ाया जाता है। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं कुछ, उनको भी डिस्क्लोज करना होता है, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब हमने ओवरऑल कह दिया है भाईजान, ये ऐसे ही है जैसे मैंने कहा भाईजान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के सारा सिलेबस तैयार करना, ये ओवरऑल है। साथ में ये भी कह रहा हूं भाई चैप्टर 4 भी तैयार करना है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई चैप्टर 10 भी तैयार करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई चैप्टर 20 भी तैयार करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताने की जरूरत नहीं थी जब आपने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्यों बता रहा है? क्योंकि ये ज्यादा अहम है, ये अहम है, ज्यादा अहम नहीं कहना चाहिए, अहम है, ये भी अहम है, इसीलिए तवज्जो दिलाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोली, ये हमारी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। क्या फ्रॉड प्रिवेंट डिटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
तो भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है। क्या जो ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन ली ऊपर इनसे ज़बानी कलामी, वही इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर से कहे रिटर्न फॉर्म में दो मुझे, तो क्या ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हुई ये बात? सम अप कर रहा हूं इस कंसेप्ट को, मेन कंसेप्ट सुन लीजिए। अब जो अल्फाज बोलने जा रहा हूं, अगर आपने ये अल्फाज समझ लिए तो पूरा कंसेप्ट समझ लिया आपने, केस स्टडी इंशाल्लाह अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। मैनेजमेंट की ऑडिट में 3 पार्टीज हैं, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बाकी वो 2-3 टाइप्स बताएगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना स्टाफ तक, वो भी उसकी जिम्मेदारी, एडिशन वगैरह वगैरह। लेकिन मेन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन। लेकिन ये है ओवरऑल, यानी ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर कर रही है। कुछ स्पेसिफिक एरिया के हवाले से भी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की, जैसे गोइंग कंसर्न को असेस करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड को रोकने की कोशिश करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ऑडिटर अगर कहे मुझे रिटर्न फॉर्म में किसी सवाल का जवाब दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजमेंट की और एक है स्पेसिफिक। ठीक है, बाज़ औक़ात हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम आगे चलेंगे ऑडिट में डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएंगे तो फिर हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल और स्पेसिफिक में फर्क क्या है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल के अंदर कवर हो जाती है, लेकिन ये इंडिविजुअल एरिया से रिलेट कर रही होती है। डन जी? कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। आप यहाँ तक जो कंसेप्ट है इसकी रीडिंग कर लीजिए, मैं तब तक हाइब्रिड क्लास से चक्कर लगा के आता हूँ। ठीक है, उन बच्चों से भी पूछ लूँ ना सवाल। पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने मैनेजमेंट जी जी शाबाश, ठीक है। प्रोवाइड नहीं करती उसको ऑडिटर। क्वेश्चन इनका ये है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? क्या ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर है कि मैनेजमेंट से वो इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती निकलवा सके? नहीं। मैनेजमेंट इनकार कर भी सकती है। मैनेजमेंट के सर हमारे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ना डायरेक्टर्स के, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं हम आपको दिखाएंगे। उसमें तो हमारा अगले 5 साल का प्लान चल रहा है, जो अगर हमारे कंपेटिटर्स को पता चल गया ना तो हमसे पहले उसको प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देंगे, हम नहीं आपको दिखाएंगे। फर्ज करें ये अगर ऐसे कहते हैं हम, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम रिपोर्ट में लिख देंगे कि ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें फिक्स एसेट से रिलेटेड मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, इसलिए इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये सही है कि नहीं। बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ये फिर हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख देते हैं जी। तो पॉइंट 7 इसमें लिखा हुआ है कि प्रिवेंट फ्रॉड, सर उसमें ये मुराद है कि जो साल के दरमियान में जी बिल्कुल, इसमें कोई भी फ्रॉड जो है, वो फ्रॉड बाज़ औक़ात कस्टमर कर जाते हैं, वो फ्रॉड बाज़ औक़ात एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, इससे वो फ्रॉड है। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट के कुछ लोग भी फ्रॉड कर लेते हैं, तो इसमें हर तरह का फ्रॉड है। नेक्स्ट, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा इसको जरा गौर से पढ़िएगा, समझिएगा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो पता होना ही चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? पहली चीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के हवाले से क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट एंगेजमेंट है ना, ऑडिट, अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट है, तो इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लिमिटेड एश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि ऑडिट पढ़ रहे हैं, अगर रिव्यू पढ़ रहे होते ना रिव्यू, तो फिर लिमिटेड एश्योरेंस होता। तो ऑडिट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज की? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल में, ये जो है ना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका आसान तर्जमा है कि ऑडिटर ने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, डिटेक्ट हो जाए।
करेक्ट हो जाए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऐसे में दो अल्फाज के ऊपर मैं आपको फोकस कराना चाह रहा हूं, नंबर 1 रीजनेबल एश्योरेंस और नंबर 2 मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत अहम टॉपिक आज के लेक्चर में समझ लें, सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट ये है जो आज अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में दो अल्फाज सबसे अहम है, एक रीजनेबल एश्योरेंस और दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट्स है ना, वो ऑडिटर के लिए टेंशन का बायस नहीं है। इममटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर ऑडिटर कोई इममटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं करता ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इममटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं। क्यों भला? क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगला कंसेप्ट सुने, ये मटेरियल वाला कंसेप्ट समझ आ गया। अब रीजनेबल वाला कंसेप्ट सुने। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो भी सारी डिटेक्ट करना जिम्मेदार नहीं है, उन पे भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट शुरू में लगता है। इममटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ऑडिटर जिम्मेदार है ही नहीं, कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी में लिखा हुआ है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए रिस्पांसिबल होगा। लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी सारी हो सकता है वो आइडेंटिफाई ना कर सके, कुछ कर ले कुछ ना करे। मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे भी जो उसकी रिस्पांसिबिलिटी का लेवल है रीजनेबल एश्योरेंस। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फर्ज कीजिए प्रॉफिट है 1 लाख और उसमें 250 की मिसस्टेटमेंट है, या यूं कह लीजिए 600 की मिसस्टेटमेंट है। 1 लाख मटेरियल है कि इममटेरियल? इममटेरियल है भाई, लाखों का प्रॉफिट है, सैकड़ों की इममटेरियल है। अगर आइटर डिटेक्ट नहीं कर सका कोई मसला नहीं है, ओके। अच्छा, 1 लाख का प्रॉफिट है, मिस स्टेटमेंट है 12,000 की, मटेरियल है ना, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट असल में फ्रॉड है, जिसमें सीएफओ भी शामिल था, जिसमें सीईओ भी शामिल था, और वो उन्होंने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के जरिए, प्लानिंग के जरिए, कोलूजन के जरिए से फ्रॉड किया, और आपस में कह दिया कि आइटर तुमसे पूछेगा तुमने ये बताना है, तुमसे पूछेगा तुमने ये बताना है, ताकि हमारे बयान आपस में एक ही रहे, उसको शक ना हो। अब है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन फ्रॉड है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और कोलूजन के जरिए से किया है। ऑडिटर के जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं ऑडिटर ने वो परफॉर्म किए, 5 फुट वाले, याद है 5 फुट, लेकिन वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका क्योंकि सीनियर लेवल के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने बड़ी ही टेक्निकलिटीज के जरिए से फ्रॉड किया। अगर ऑडिटर इसको अपने नॉर्मल जो प्रोसीजर उसे बोले गए हैं उसको परफॉर्म करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्या ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं? क्यों जिम्मेदार नहीं है? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस की। ये बात समझ आ रही कि नहीं? ये बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, आज का सबसे टेक्निकल। क्या ऑडिटर की जो रिस्पांसिबिलिटी होगी, पहली चीज क्या होगी? पहले मुझे अपना कंसेप्ट पक्का करने दे। पहली रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है, और दूसरी क्या होगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी रिस्पांसिबल। अब देखिए ये लाइन में दोनों अल्फाज कैसे यूज करता है वो, कहता है ऑडिटर इज रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। यानी रिस्पांसिबिलिटी में आपके रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड भी आना चाहिए, मटेरियल का वर्ड भी आना चाहिए, वरना रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीट डिस्कस नहीं होगी। डन जी? अच्छा मुझे बताइए, ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, जिम्मेदारी खत्म हो गई, क्या अब रिपोर्ट भी देनी है? ये तो अंडरस्टूड बात है। तो इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद रिपोर्ट देना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसे कोई इलीगल एक्टिविटी नजर आ जाती है ऑडिट करते हुए। इसे क्या हुआ? इलीगल एक्टिविटी नजर आ गई उसे ऑडिट करते हुए। जैसे फर्ज कीजिए स्टॉक काउंट के दौरान एक उसे बोरीबंद लाश बरामद हुई, उसने पूछा ये कौन है? सीएफओ ने कहा सर ये पिछला ऑडिटर है, ये कह रहा था मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, हम कह रहे थे अनमॉडिफाइड चाहिए।
नहीं माना इसने। अब बताइए, क्या ऑडिटर को रिपोर्ट दे देनी चाहिए सिर्फ और कुछ भी नहीं करना चाहिए, कि ऑडिटर को रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इतला देनी चाहिए? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑडिट के दौरान में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना होता है। यह अमूमी तौर पे कब होता है? जब कंपनी के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। कंपनी के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो ऑडिटर को अपने काम से काम रखना चाहिए कि ये भी ऑडिटर का काम है कि इलीगल एक्टिविटीज रेगुलेटर को रिपोर्ट करे। बताइए, करे रिपोर्ट। बल्कि ये सिर्फ ऑडिटर का नहीं, एक आम शहरी जो है उसका भी ये फर्ज है कि अपने इर्द गिर्द कोई इलीगल काम होता देखे तो वो रिपोर्ट कर दे रेगुलेटरी था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट के साथ एक और भी चीज लिखी है, क्या? टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, के रिपोर्ट के अलावा भी अगर उसे कोई फाइंडिंग मिलती है ना, अहम चीज मिलती है, तो उसके मुताबिक वो कम्युनिकेट करे। वो किस किस को कम्युनिकेट कर सकता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टर्स को भी कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम आईकैप को भी कम्युनिकेट करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे जब ऑडिट आगे चलेगा ना, कि किस केस में किसको कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो गई। ये ज्यादा अहम था आज के लेक्चर में, खास तौर पे रीजनेबल एश्योरेंस और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। शाबाश, हाँ शाबाश, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपने लिंक किया है। उन्होंने कहा सर वो जो हम इंटरनल कंट्रोल वीकनेस अगर हमारे सामने आती है, वो हम मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो भी तो रिपोर्ट के अलावा टास्क है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस का जिक्र रिपोर्ट में तो नहीं होता ना, रिपोर्ट में तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र होगा। तो इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई गड़बड़ है, क्या हमें मैनेजमेंट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो वो भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक एग्जांपल है। शाबाश, बड़ा अच्छे एग्जांपल रिलेट किया आपने। टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। ठीक है जी, जी जी शाबाश, पूछिए। इस तरह तो फिर ऑडिटर के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट के साथ मिल जाए और शेयर होल्डर के अगेंस्ट काम करे। हाँ, अगर ऑडिटर किसी इलीगल एक्टिविटी में मैनेजमेंट के साथ मिल जाता है, हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है। ऑडिटर्स का भी ऑडिट, उसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, QCR, शायद आपने सुना हो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, तो अगर ऑडिटर ने इस तरह की कोई गड़बड़ की हो, कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म ना किया हो, कह रहा सर जी उस दिन रोज़ा लग रहा था, स्टॉक काउंट करने के लिए जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा स्टॉक काउंट करके वापस आ गया, हो सकता है ना ऐसे। तो अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने थे ना कि, तो कैसे पकड़ा जाएगा? हाँ, उसकी भी चेकिंग होगी। अमूमी तौर पे ये आईकैप करता है, कुछ और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे कौन करता है? आईकैप। तो ये वहां से पकड़ा। अगर ऑडिटर मैनेजमेंट का साथ दे फ्रॉड में, तो वो भी, और मैनेजमेंट को तो चले कुछ ना कुछ जुर्माना हो जाएगा, ऑडिटर को क्या सजा होती है भला? ऑडिटर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उसके लिए ये बड़ी सजा है। पहले 20-25 साल लगा के सीए किया और फिर उसके बाद एक ऑडिट गलत किया और लाइसेंस कैंसिल। ऐसी एग्जांपल्स हैं। बहरहाल चलिए, रिस्पांसिबिलिटी क्लियर हो गई। चलिए अगेन यहाँ पे दूसरा चेक पॉइंट है, रीड कर लीजिए, खासतौर पे 2 अल्फाज, रीजनेबल एश्योरेंस और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में से स्किप ना होने पाए। और टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, ये कंसेप्ट भी अहम है। ठीक है, इसको रीड कर लीजिए। तब तक जरा हाइब्रिड क्लास से चक्कर लगा के आता हूँ एक और, उनका कोई क्वेश्चन होगा ना? ठीक, रीड कीजिए, रीडिंग टाइम है आपके पास, पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा सर इलीगल एक्टिविटी है, इसमें लोअर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ऑडिटर पहले हायर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि पहले आउटसाइड पार्टीज को इन्फॉर्म करेगा? देखिए, पहले मैनेजमेंट को करेगा और मैनेजमेंट से ये कहेगा कि अगर जरूरी है तो वो मैनेजमेंट खुद एक्सटर्नल पार्टीज को इन्फॉर्म करे। लेकिन अगर मैनेजमेंट कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेती, फिर ऑडिटर डायरेक्ट खुद करे। ठीक है जी। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे हैरान किया बल्कि उनके क्वेश्चन सुन के कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछे। एक लफ्ज यूज हुआ है कहीं पे, प्रीमाइज।
वर्ड यूज हुआ है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका प्रीमाइज का भैया, क्या मतलब है प्रीमाइज का, बेसिस, हाँ जी, फाउंडेशन, प्री कंडीशन भी इसको बोलते हैं, प्री कंडीशन। यानी वो कह रहा है मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेगी तो फिर हाँ ये बेसिस है, इसके बगैर ऑडिट आगे शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, एक और टर्म यूज हुई आईएसएस। आईएसएस का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। जैसे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आईएफआरएस है, उसी तरह ऑडिट के सब्जेक्ट में आईएसएस है। अकाउंटेंट ने अपनी जिंदगी आईएफआरएस के मुताबिक गुजारनी है, ऑडिटर ने अपनी जिंदगी आईएसएस के मुताबिक गुजारनी है। आईएसएस में क्या लिखा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में, कि किस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, डिफरेंट सिचुएशंस का जिक्र है, और क्या लिखा हुआ है किस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर। चलिए अब आगे चलें। नेक्स्ट हमारी कौन सी पार्टी है, स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स, बड़े स्टेक होल्डर। ये हमें उनसे सिर्फ एक ही चीज की दरखास्त है, वो क्या दरखास्त है कि भैया ऑडिट को और ऑडिटर को गलत ना समझें। क्या करें ऐ भाई, आप हमें गलत ना समझें, ठीक है। आपके हमारे बारे में कुछ गलत मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, ये भाईजान इधर बैठे हैं ये समझ के कि उस्ताद ने सब्जेक्ट पास करवाना, अगर ये समझ के आए हैं कि भैया मैं तो इस टीचर से पढ़ूंगा और मैं फिर ही पास होऊंगा, ये क्या है ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि पास कामयाबी किसी उस्ताद के हाथ में नहीं है, कामयाबी नाकामी किसके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में। तो ये अगर पास होने का माइंड बना के आए हुए हैं ना कि बस मैं एडमिशन ले लिया पास हूं, ये एक्सपेक्टेशन गैप है। ये मुझसे कुछ ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैं नहीं करता। मैं असल में क्या करता हूं, मैं अगर फर्ज कीजिए एक टीचर असल में क्या करता है, वो टीचर ने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है सारा, टीचर ने आपको पास पेपर की प्रैक्टिस करवानी है, टीचर्स ने इस प्रोसेस में सिलेबस कर आपको जो प्रॉब्लम्स आती है आप उस्ताद से पूछते हैं, उसका अपने इल्म के मुताबिक हल बताने की कोशिश करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझसे एक्सपेक्ट करें आप। कामयाबी नाकामी तो मेरे हाथ में नहीं है, किसी इंसान के हाथ में नहीं, वो किसके हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। ऐसा ही है ना। उसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है जनरल पब्लिक ऑडिटर से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लेती है जो ऑडिटर नहीं कर रहा होता, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। जनरल पब्लिक की एक्सपेक्टेशन ये आसमान तक होती है, ऑडिटर ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ऑडिटर असल में तो रीजनेबल लेवल तक काम करता है, ये यहां तक। तो अब ये जितना ऑडिटर काम करता है और जितनी एक्सटर्नल वर्ल्ड उससे एक्सपेक्ट करती है शेयर होल्डर, जो इसका डिफरेंस है ये क्या है, एक्सपेक्टेशन। क्या इस एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव होना चाहिए? क्या जो मैनेजमेंट की परसेप्शन है, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि ऑडिटर ये काम करता है, इसे एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आईएसए के मुताबिक है उसके ऊपर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो अब हमारा कंसेप्ट यही है कि हम शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करें, भैया आपको एक ही जिम्मेदारी दे रहे हैं बस, क्या, हमें गलत ना समझे। क्या कह रहे हैं, हमें गलत ना समझे। तो मैनेजमेंट कैसे हमें गलत समझता है वो सुन ले, ये हमें हमारे सीनियर ने रिसर्च करके बातें बताई हैं। पहली मिसकंसेप्शन, ये जो शेयर होल्डर होते हैं हमें कैसे गलत समझते हैं। पहली मिसकंसेप्शन, शेयर होल्डर समझता है, स्टेक होल्डर समझता है, यूजर समझते हैं, जनरल पब्लिक समझती है क्या, नंबर 1 ऑडिटर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है? क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है? नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रियलिटी क्या है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ऑडिटर तो ओपिनियन देता है सिर्फ। दूसरी मिसकंसेप्शन, यूजर एक्सटर्नल वर्ड ये समझती है ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक करता है। क्या ये फैक्ट है? नहीं, ये तो गलती है। फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, ऑडिटर तो सैंपल बेस पे चेकिंग करता है, उसके पास इतना टाइम कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से कर ही नहीं पाता वो। तीसरा, मैनेजमेंट शेयर होल्डर समझते हैं ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है? ऑडिटर तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यूजर्स ये समझते हैं कि ऑडिट होना मतलब गारंटी है कि जितने भी फ्रॉड है सारे के सारे सामने आ जाएंगे।
क्या ऑडिट करवाना गारंटी है कि सारे के सारे फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएंगे? नहीं। इमटेरियल तो हमारा फोकस ही नहीं होता। मटेरियल में भी हम रीजनेबल लेवल तक के फ्रॉड सारे आइडेंटिफाई कर देते हैं, रीजनेबल लेवल तक के। याद है वो 5 फुट 20 फुट वाली एग्जांपल? रीजनेबल लेवल तक आइडेंटिफाई कर दे। रीजनेबल से ज्यादा जो होते हैं वो तो हम मटेरियल भी हो तो नहीं कर पाते, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और क्लूइन है। ये फ्रॉड वाला पॉइंट बहुत है, हमें इसको अच्छे तरीके से समझे। अभी मुझे याद आ गया, हाइब्रिड क्लास में एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा सर आप बार बार मटेरियल इमटेरियल बोलते हैं, तो हमें ये तो बताए कितना मटेरियल होता है, कितनी अमाउंट मटेरियल होती है। तो उसका रूल सुन लें, जितना आपका प्रॉफिट है उसका 5% या उससे ज्यादा मटेरियल है। किसी कंपनी का जितना प्रॉफिट है उसका 5% या उससे ज्यादा मटेरियल है, और उससे कम क्या होगा? इमटेरियल। इससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि मटेरियलिटी लेवल कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक कंपनी का मटेरियलिटी लेवल कुछ और होगा, दूसरे का क्यों? क्योंकि दोनों का प्रॉफिट से। बल्कि इससे भी अगली बात करूं, assets एक ही कंपनी का 1 साल का मटेरियलिटी लेवल हो सकता है कुछ और हो, दूसरे साल का मटेरियलिटी लेवल क्यों? प्रॉफिट है। तो मटेरियलिटी का फार्मूला क्या हुआ? 5% ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे बताइए, क्या ऑडिट होना गारंटी है कि सारे के सारे फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएंगे? नहीं, गारंटी नहीं है। इमटेरियल तो हमारा फोकस ही नहीं होगा। मटेरियल में भी रीजनेबल है, रीजनेबल लेवल से जितने आते हुए वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, बाकी नहीं कर सकेंगे। और लास्ट, शेयर होल्डर ये समझते हैं ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? नहीं, दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज है, इंटरनल कंट्रोल अलग चीज है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ऑडिट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग चीज है, इंटरनल कंट्रोल अलग चीज है। ऑडिटर का फोकस, प्राइमरी फोकस क्या है? फाइनेंशियल। ऑडिटर ने जो ओपिनियन देना है कि ठीक है कि गलत, वो किसके बारे में देना है? इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में चेकिंग नहीं करना, ओपिनियन नहीं देना कि वो ठीक है, कि ओपिनियन नहीं देना। लेकिन अगर पता चल जाए, फाइंडिंग हुई, बता भी देगा। ये बात समझ नहीं आई आपको ना? नहीं समझ आगे बात समझ, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, दहशतगर्दों को पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, शाबाश। आम शहरी की जिम्मेदारी तो नहीं है, शाबाश। लेकिन अगर आम शहरी की जिम्मेदारी तो नहीं है, आम शहरी को पता चल रहा है यार ये हमारा ये मकान सामने वाला ना किराए पे किसी ने लिया है, 2 लोग हैं मियाँ बीवी, लेकिन ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तनूर से रोटियां लेके जाते हैं 20-20। ये कोई तो गड़बड़ है। ये लगता है तय खाने में इन्होंने कोई 5-6 दहशतगर्दों को छुपाया हुआ है। और कभी कभार रात के वक्त मशकूक हालात में लोग आते जाते हो। बताइए, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो तो दहशतगर्द तलाश करना ढूंढना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमें कभी चलते फिरते नजर आ जाएं, क्या हमें बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? इसका यह मतलब तो नहीं हो जाएगा कि दहशतगर्द पकड़ना आम शहरी की जिम्मेदारी है, ये तो नहीं होगा ना? बिल्कुल शाबाश। उसी तरह ऑडिटर की असल जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस करना, उस पर ओपिनियन देना। इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करते हुए वो आंखें बंद तो नहीं कर सकता। कभी कभार इधर उधर नजर पड़ी जाती है और कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस सामने आ जाती है, क्या वो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस उसे बता देनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में रिस्पॉन्सिबल हो गया या ओपिनियन दे रहा है। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। कुछ बात समझ आई आपको? चलिए अब ऐसा करते हैं, क्विकली 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आज जो पढ़ा है इसी से रिलेटेड, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि क्या जो मैंने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है, उसको एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लेंगे जब वो पूछेगा और लिख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जी पहला
कह रहा है ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आई कैप का, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी है। ब्रीफली हाईलाइट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए किसकी तीनों में से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है? सिर्फ मैनेजमेंट की भी और डायरेक्टर्स भी सेम है। ये लिख देंगे सारी? सारी ना सही कोई 70-80% तो लिख देंगे ना। बेहतरीन। देखे अल्फाज पढ़ के देखे क्या पेपर में यूज होने वाले अल्फाज आपको समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप। कह रहा है मुझे एक्सप्लेन कर, ये भी आई का आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है मुझे इसको डिफाइन भी कर दो, एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, डिफरेंस कि जनरल पब्लिक क्या समझ रही है और हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये है एक्सपेक्टेशन गैप। 3 एग्जांपल पूछी हैं, हमने कितनी पढ़ी हैं? कोई सी 3 दे दें, हो सके एक आधी एक्स्ट्रा कर दें। क्या एग्जाम की वोकैबुलरी समझ आ रही है? एक लफ्ज भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ ना आया हो। क्लियर? और पता चल गया क्या लिखना है। शाबाश। अच्छा मुझे बताइए 4 नंबर है, आपके ख्याल में मार्किंग स्कीम क्या होगी इसकी? 1 नंबर डेफिनेशन का और 1 नंबर एग्जांपल्स का। शाबाश। बस ये 2 क्वेश्चन। क्लियर जी? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा असाइनमेंट मैंने आपको देना शुरू नहीं की ताकि आप तसल्ली से इन्हीं को पढ़ते रहें। आपको चाहिए चैप्टर 1 भी रिवाइज करते रहें। ठीक है, जो ज्यादा असाइनमेंट्स है ना वो आपकी ईद के बाद शुरू होंगी। अभी थोड़ा सा हल्की आंच के ऊपर रखा हुआ है, असाइनमेंट नहीं, कंसेप्ट हम ठीक स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि असाइनमेंट आपको कम दिए, कोई ईद के बाद असाइनमेंट जो है वो ज्यादा। अभी भी असाइनमेंट है आज की, लेकिन वॉल्यूम 2 है ना उसकी असाइनमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ वॉल्यूम 1 की असाइनमेंट दे रहा हूँ कि कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करनी है आपने जो दी हुई है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।